सो ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का 4th पार्ट है। एंड यहाँ ये कंसेप्ट फाइनली ख़त्म होता है। यहाँ 6-7 सम ही है, तो उस सम के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एंड जो भी फॉर्मूलाज एंड एक्सेट्रा होगी मैं आपको अभी बता दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एंड बाद में आपको जब टाइम मिले तब आप लिख लेना। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये है इक्विटी शेयर्स के सारे फॉर्मूलाज जो आपको लग सकते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। एंड इसी के साथ इक्विटी शेयर का ये सारा कंसेप्ट इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कवर हो चुका है। अब यहाँ आपको नया कंसेप्ट ये लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं कैपम, मीन्स कि कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये आपको अभी नहीं है, आगे वाले चैप्टर मतलब कि कैपिटल बजटिंग के अंदर ये आएगा, तब मैं वो आगे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड बाकी ये वाला फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर ये भी आपका यूज़ होता है कि EPS P0 D0 देन KE इज इक्वल टू D0 P0। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड आई होप सो आप याद रख लोगे। एंड ये भी नॉर्मली लोगों को लगता है कि यार अर्निंग पर शेयर ही होता है हमारा डिविडेंड पर शेयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर इंक्लूड्स डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। तो डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर्स को बांटने वाले हैं, एंड अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, कंपनी की ओवरऑल अर्निंग कितनी है पर शेयर। ज़रूरी थोड़ी कंपनी पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं बांट दे। अगर कंपनी प्रेजेंटली पूरा का पूरा डिविडेंड बांट देती है शेयर होल्डर्स को, तो फिर कंपनी के आगे जो ग्रोथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो फंड्स वो कहाँ से लाएगी। इसीलिए कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर में से कुछ पोर्शन जो होता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में यूटिलाइज कर देती है, और जो बचा हुआ पोर्शन जो होगा वो रिटेन अर्निंग करके कंपनी अपने पास रखेगी, ताकि फ्यूचर में आके उनको कोई अचानक से लिक्विडिटी क्रंच ना देखने मिले। सो इक्विटी शेयर का कंसेप्ट यही ख़त्म होता है। एंड अब कुछ और भी फॉर्मूलाज है वो भी देख लेते हैं। यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला देखने मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल इररिडीमेबल, अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो कुछ इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आएगा। एंड अगर इररिडीमेबल है तब आपको ये फॉर्मूला तो नॉर्मल है, बट अगर टैक्स दिया होगा, डिविडेंड पे आउट टैक्स मतलब डिविडेंड टैक्स दिया होगा, तब आपको ये फॉर्मूला टैक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एंड बाकी सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। सो ये बेसिक फॉर्मूलाज थे। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो चुका है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर ये वाला फॉर्मूला आपको अभी नहीं है, तो अभी ये सब देने का मतलब नहीं है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट आज के कंसेप्ट के ऊपर से अगर देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कंपनी ने जितने भी सोर्सेस ऑफ फंड उन्होंने लगाए हैं उन सब का एग्रीगेटली कितनी कॉस्ट कंपनी को पड़ रही है, तो मतलब वो कितनी कॉस्ट में वो गिर रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपके पास दो मेथड चॉइस करने के लिए होती है। या तो आप अपने सिक्योरिटीज़ को बुक वैल्यू के ऊपर उसकी कॉस्ट आप फाइंड आउट करो, या फिर उसके मार्केट वैल्यू के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। अब मार्केट वैल्यू के अंदर ना यहाँ क्या कुछ पॉइंट्स दिए कि नो सेपरेट मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन रिजर्व्स एंड सरप्लस की कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है नॉर्मली। एंड दूसरा बोला है दस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज डिवाइडेड एज पर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड ओके सरप्लस। तो मतलब जहाँ सरप्लस अगर हम रिजर्व्स को बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो फिर वहाँ हमें इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन भी बुक वैल्यू पे ही करना होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है दो। ये फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। सो यह बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आप कैसे निकालोगे। नॉर्मली तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, बट अगर इन केस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या होगा। तो फिर ये फॉर्मूला जो दोनों फॉर्मूलाज है उसमें से हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना होगा तो पहले हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर into book value of equity share capital upon divided whole divided book value of equity share capital plus book value of reserves and surplus। फिर सेकंड फॉर्मूला है बुक मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस का फॉर्मूला ये है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर
जो कि यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। फिर बोला है बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ क्या था इक्विटी कैपिटल, यहाँ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। बाकी नीचे का तो सेम ही प्रोपोर्शन, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेम ही फॉर्मूलाज है, बस सिर्फ लॉजिक याद रखना। चेंजेस कहाँ है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया, यहाँ वाला चेंजेस, ये जो चेंजेस है वो, एंड या इतना याद रखना, बाकी दोनों फॉर्मूलाज सेम ही है। अब क्वेश्चन के साथ प्रोसीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. So we now illustrate the mechanism of computation of the weighted average cost of capital. तो ये सम नंबर 9 जो है वो आपके आगे के 3 सम का बेस बनने वाला, मतलब सम नंबर 9, 10 एंड 11, इन सब में सम नंबर 9 के डेटा को ही आगे आपको फॉलो करना है। सो सम नंबर 9 के ऊपर एकदम जितना हो सके उतना ध्यान दो, यही डेटा आगे फॉलो होने वाला है। सो अभी यहाँ इस कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोला है कि फर्म आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेस इज एज फॉलो। उसमें बोला है कंपनी ने 8% का डेट लिया है। अब देखो आपको इस वैल्यूज़ को देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ अगर मुझे ये बोला है कि यार 8% का इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ डेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेट मिल चुका है। फिर बोला प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ये है, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब KP एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फंड मतलब कि KE मिल चुका है। आई होप सो आप इतना रिकॉल कर पा रहे हो। सो ये सारी कॉस्ट है। अब ये सारी परसेंटेज वैल्यू ध्यान में रखना, क्योंकि आगे 10th क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा मतलब क्वेश्चन में बोला होगा आप 9 सम के डेटा को ध्यान में रखिए। अब हम समझो हमने कुछ ये चेंजेस कर दिया तो इसके अकॉर्डिंगली सम सॉल्व करो। वैसे 11th में भी बोला होगा कि 9 के डेटा को या ध्यान में रख के हमारे ये सम को भी सॉल्व करो। तो ये सारी ये जो परसेंटेज वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो उसकी रेट्स अभी से थोड़ा देख लेना। अब आगे देखते हैं कि द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर इस मतलब कंपनी ने ये फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर को यूज़ किया। उन्होंने डेट लिया है 3 लाख रुपीज़, फिर उन्होंने क्या किया 2 लाख का उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया है, वापस से बचे हुए 10 लाख में से 5 लाख उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया है। इस तरीके से 10 लाख का उनका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है। नाउ कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ KO यूजिंग बुक वैल्यू एंड वेट्स। ओके, मतलब यहाँ आपको बोला है कि आपको बुक वैल्यू के ऊपर सिक्योरिटीज़ को वैल्यू करना है कि उसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितनी कॉस्ट गिर रही है कंपनी को। कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल। अब ये टेबल जो है वो आप ऐसे ही बनाओगे और बहुत इजीली आप बना पाओगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड है ही नहीं। सो फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, एंड ये फॉर्मेट आप हर एक सम में फॉलो करोगे, क्योंकि ये एक ऐसी फॉर्मेट है जो आप लॉजिकली समझ पाओगे अच्छे से। बुक के अंदर इस सम में तो फॉर्मेट प्रॉपरली दी है, बट आगे कहीं हो सकता है कि वो कॉलम आगे पीछे कर दे। तो ये यूनिफाइड फॉर्मेट है जो हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है। सो वही मैंने आपको बताई है। एंड अब फटाफट से सम के अंदर देख लीजिए डेटा क्या है। आपको प्रेफरेंस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। सो यहाँ लिख भी दो कि डेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी, राइट। अब इनकी अमाउंट कितनी है, हमें बुक वैल्यू पे ही लेना है उनको, तो ये बुक वैल्यू डायरेक्टली दी है क्वेश्चन के अंदर। तो 3 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख, टोटल कितना है वो लिख लो। तो यार 10 लाख टोटल आ चुका है। अब ये वेट असाइन करना है इस वाले कॉलम में, हमें वेट असाइन करने वाले। अब थर्ड कॉलम में हमें ये वाले कॉलम में वेट असाइन करना है। वेट असाइन करना आपको आता है अगर आपने आगे के लेक्चर्स देखे होंगे। वेट असाइन करना मतलब क्या, मेरे 10 लाख के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का कितना प्रोपोर्शन है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10 लाख इनटू 100,
तो आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर आपका। सो कितना आंसर आएगा? 30%। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आएगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में से कितना है। सो वो भी आप लोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो अब आंसर आएगा 20%। सेम वे इक्विटी का तो आएगा 50%। आई होप सो आपको परसेंटेज मतलब वेट असाइन करने आ चुके होंगे। एंड अगर आप इन वेट्स को ही अगर आप पॉइंट में लिखोगे, मतलब ये जो सारे मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट अगर पॉइंट में लिखोगे तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा। 0.3 30% परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 0.30 लिख दो, फिर 20% था तो 0.20 एंड फिर था 0.50 एंड वेट हमेशा 1 ही आता है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने यहाँ देख लिया था बाइफर्केशन कि लाइक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 8, 14 एंड 7, तो 8% है, 14% एंड 7% ऐसा अज्यूम करना है। 8% का मतलब ही होता है 0.08, 14 का मतलब होता है 0.14 एंड 0.07। यही है डेटा? यस, सॉरी 0.17 है यहाँ, 0.7 नहीं है, 0.17। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो एंड आंसर आ जाएगा। सो 0.30 इंटू 0.08, 0.30 इंटू 0.08, 0.024, 0.024, फिर 0.20 इंटू 0.14, 0. सो इस में मैंने पूरा ये कैलकुलेट कर लिया। आप आगे का आप यहाँ आप सम अप करोगे सबका, तो 0.024 प्लस 0.028 प्लस 0.085, टोटल कितना आया? 0.137। इसको ही आप परसेंटेज फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.37 इंटू 100 कर दो तो आंसर आएगा 13.7। उसको ही तो हम बोलते हैं WACE, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैप, मतलब ओवरऑल कितनी कॉस्ट लगने वाली है कंपनी को। और इस तरीके से ही यहाँ भी आंसर आ चुका है। आगे की जो अल्टरनेटिव मेथड है वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब वो कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए ही दी है। हम सिर्फ यूनिफाइड मतलब एक ही मेथड फॉलो करेंगे। ज़्यादा मेथड्स बता तो दूंगी मैं आपको, बट फिर क्या है आपके लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर ये मेथड से आप सम सॉल्व करो आंसर आ रहा है तो क्यों हमें दूसरी मेथड फॉलो करनी है। सो 9 सम यहाँ ख़त्म होता है एंड अब सम नंबर 10 के ऊपर जाते हैं। सम नंबर 10 के अंदर भी बोला है कि आपको 9 सम का डेटा ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड्स आर गिवन। मतलब अब आपको मार्केट वैल्यू दे दी है इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट की। अब इस क्वेश्चन में आप इतना ध्यान रखना कि यहाँ जो आपको इक्विटी कैपिटल दिया है उसके अंदर रिटेन अर्निंग्स भी है। रिटेन अर्निंग्स की प्रपोर्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ने अज्यूम किया है कि हमारा जो रिटेन अर्निंग का प्रपोर्शन था वो पिछले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर तो कोई रिटेन अर्निंग सेपरेटली दी थी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल 5 लाख ही दिया। बट बुक के अंदर सब में अजम्पशन करने बोला है इलिस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर कि आप जो इक्विटी कैपिटल लोगे यहाँ ये पिछले सम के इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग के प्रपोर्शन की तरह सेम ही रहने वाला है। मतलब उन्होंने ये अज्यूम किया है क्वेश्चन नंबर 9 का जो डेटा था 5 लाख इक्विटी शेयर, उस टोटल इक्विटी शेयर में से आप अज्यूम करो कि उसके अंदर 4 लाख था जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड 1 लाख जो था वो रिटेन अर्निंग्स था। ये अज्यूम करने को बोला है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको कोई अजम्पशन नहीं आएगा, वो डायरेक्टली सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस सम के लिए बोला है कि हम समझो हमारे सम नंबर 9 के अंदर जो इक्विटी कैपिटल था उसके अंदर 1 लाख आप अज्यूम करो रिटेन अर्निंग थी एंड 4 लाख जो था वो हमारा था इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर आप इनका वेट असाइन करते हो, वेट असाइन इन अ सेंस व्हाट कि आप
4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करते हो, इंटू 100 करो तो आंसर कितना आएगा? तो यहाँ 80% आएगा। एंड सेम वे अगर आप यहाँ का कैलकुलेट करते हो तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20%। इन दोनों के लिए पार्टीशन कर देती ताकि अच्छे से पता चले। तो ये देखो यहाँ पिछले कैपिटल में पिछले सम के अंदर अज्यूम करने मतलब अज्यूम किया कि भाई पिछले में का 80% जो था 5 लाख में से वो इक्विटी था, एंड आपको 20% जो है वो लेना है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग तो अभी से आपको यहाँ पता चल चुका है कि आपका वेट कितना है। 80% का 80% इसका मतलब ये 0.80 और इसका मतलब ये 0.20। तो ये हमारे पिछले सम का डेटा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा करंट ईयर जो है उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोली है यहाँ इक्विटी कैपिटल जो है वो 7,50,000 है। भाई 7,50,000 है वो तो ठीक है, और उसको किस प्रपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो वो अभी हमने जो ये डेटा कैलकुलेट किया है वेट का, विच इज़ यहाँ अगर हम रेशियो कैलकुलेट करने बैठे तो रेशियो आएगा 0.80 इज टू 0.20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर मतलब नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा 4:1। ये आपका रेशियो रहने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो 7,50,000 दिया है उसको आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 एंड यहाँ होगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। तो मेरा आंसर आया है 6 लाख एंड यहाँ आंसर आया है मेरा 1,50,000। तो आपको यहाँ प्रपोर्शन मिल चुका है कि भाई मेरा इक्विटी इतना है एंड डेट इतना है। तो ये तो हमारा पिछले सम का जो रेशियो था उसी प्रपोर्शन में यहाँ भी कंटिन्यू करना है। इसीलिए पूरे इक्विटी कैपिटल में से 7,50,000 को हमने इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इतना समझ चुका है। अब मैं डेटा रफ कर रही हूँ। आई होप सो आपने सबसे पहले क्या किया होगा, पिछले सम का ये अजम्पशन लिख लेना। ये अजम्पशन है कि पिछले सम के अंदर 5 लाख के अंदर रिटेन अर्निंग भी इंक्लूडेड था 1 लाख रुपीज़। एंड ये अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए अब आप यहाँ स्टेप 1 कैलकुलेट करोगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। एंड बाद में ये सारा कैलकुलेट करें। टोटल कैपिटल जो है ये है हमारा टोटल कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब टोटल कैपिटल लिख दो। देन इसमें से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये इक्विटी का आया एंड ये इतना रिटेन अर्निंग को आया। सो स्टेप 1 तो कैलकुलेट कर लिया है। अब ये सारा डेटा मैं रब आउट कर रही हूँ। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या किया है इन्होंने। तो ये सारा स्टेप मैंने अभी आपको बता दिया था। तो ये सारा टेबल हो चुका है। अब आगे हमें मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर प्रेफरेंस एंड इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। तो पिछले वाले सम में क्या था, सम नंबर 9 के अंदर आपको बुक वैल्यू दी थी, मतलब कि यहाँ आपको 3 लाख रुपीज़ डेट की मार्केट प्राइस दी थी एंड सॉरी बुक वैल्यू दी थी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 2 लाख। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि समझो सपोज हमने आपको 2,70,000 इसकी मार्केट वैल्यू दी है डेट की एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 2,30,000। इतना चेंजेस हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। एंड हालांकि प्रेफरेंस शेयर और सॉरी इक्विटी एंड रिटेन का प्रपोर्शन जो था वो भी बदल रहा है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये यहाँ आप समझने के लिए लिख सकते हो भाई इसमें से हमने फाइंड आउट कर लिया ना। तो इक्विटी जो है वो है 6 लाख एंड रिटेन अर्निंग जो है वो हमारा 1.5 लाख। अब
जब हम हमारा टेबल कैलकुलेट करेंगे। सो टेबल कैलकुलेशन हम पहले की तरह ही करेंगे, कोई नया कोई फॉर्मेट नहीं देखने मिलेगा। यहाँ आपका पर्टिकुलर्स आएगा, फिर जो भी सिक्योरिटीज़ है उसकी अमाउंट आ जाएगी, देन उनके वेट असाइन हो जाएंगे, यहाँ उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड यहाँ उनकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। इस तरीके से यहाँ ये टेबल हो चुका है। टेबल रेडी है, फटाफट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सो हेडिंग पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ आएगी हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, लिख सकते हो आप। देन यहाँ आ जाएगा हमारा वेट, डब्ल्यू से शो करना। यह आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ के ई, एंड यहाँ आ जाएगा ओवरऑल WACC। अब आप यहाँ हेडिंग आप थोड़ा खुद भी देख लेना बुक में से, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ WACC एट मार्केट वैल्यू। अब डेट जो कि क्वेश्चन में दिया है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,70,000। फिर लेंगे हमारा प्रेफरेंस शेयर 2,30,000। फिर इक्विटी एंड रिटेनिंग का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, तो इक्विटी शेयर 6 लाख। फिर रिटेन अर्निंग जो कि है 1,50,000। वेट इसके साथ होगा। अब वेट कैलकुलेट करने से पहले हमारा जो टेबल है उसका टोटल भी तो करना पड़ेगा ना। सो यहाँ एक टोटल का कॉलम, यहाँ टोटल, तो इन सारी सिक्योरिटीज़ का टोटल करोगे 2,70,000 प्लस 2,30,000 प्लस 6 लाख प्लस 1,50,000, कितना आया, 12,50,000 आया मेरा। आई होप सो आपका भी ऐसा ही है, 12,50,000। अब वेट असाइन करने, कैसे वेट असाइन करोगे, 2,70,000 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 12,50,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, आंसर आया है 0.216। ओके, बट क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट, सो मैंने पूरा सम सॉल्व कर दिया है। मेरी यहाँ कुछ कैलकुलेशन एरर्स हुई थी, वो मैंने हाईलाइट कर दी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखते हो तो मैंने यहाँ ये जो मैंने कैलकुलेशन में एरर की थी मैंने वो हाईलाइट कर दिया। यहाँ भी मेरी एरर हुई थी, यानी यहाँ भी मेरी एरर हुई थी। इसकी वजह से मेरा WACC जो था वो अलग आ रहा था, बट अभी परफेक्ट आ रहा है एकदम। और ये सारे वेट्स जो है वो आपने परफेक्टली असाइन किए, तभी ये सारी फिगर्स एक्यूरेटली आएगी। वेट का कैलकुलेशन अब मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लेना। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ये है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, और इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि इसमें बोला है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 का डेटा फॉलो करना है। सो 9 का डेटा फॉलो करते समय यहाँ दिया है ये सारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी फंड, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ ये कैलकुलेशन हो चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो एंड देन आपको यहाँ टोटल मिल जाएगा। अब GT फंक्शन से मैं आपको एक शॉर्टकट कैलकुलेशन बताती हूँ। आप GT फंक्शन से कैसे फटाफट WACC कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले GT फंक्शन का आप यूज़ इस तरीके से करोगे। आप कैलकुलेटर पे लोगे 0.216 इंटू 0.08 करो
और इक्वल टू प्रेस कर दो। अब कुछ भी बिना क्लियर किए बिना सेकंड फिगर्स भी ले लो। ये वाली फिगर कौन सी है, 0.184 इंटू 0.14 इक्वल टू कर दो विदाउट एनी क्लियरिंग। अब फिर से करो ये वाला कैलकुलेशन, 0.48 इंटू 0.17 विदाउट एनी क्लियरेशन। अब आप करोगे 0.12 इंटू 0.17 एंड अब प्रेस कर दो GT। आंसर आ जाएगा 0.14504। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14.50 आ चुका है, राइट। एंड अब जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना इनटू, तो आपको आंसर जो आएगा वो साथ साथ में लिखते जाना, ये वाला आंसर देन एंड लास्ट में फाइनली टोटल मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा, मैंने जो फर्स्ट सम में जो फॉर्मेट यूज़ की थी, मैं वही सेम फॉर्मेट यहाँ रिपीट कर रही। बुक वालों ने ये अलग फॉर्मेट रिपीट करी है। ये आप आंसर फॉलो करे बिना अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला आप परफेक्टली लिख लेना अपनी बुक के अंदर। एंड अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, ओके ये क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ। ना क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द फर्म, ओके इलस्ट्रेशन 9 का डेटा हमें ध्यान में रखते हुए बोला है कि फर्म को अभी 5 लाख की ज़रूरत है फंड रेज करने की, और उसने सोचा है कि वो क्या करेगी, इसके लिए 1 लाख रिटेन अर्निंग रखेगी 5 लाख में से, एंड बैलेंस एडिशनल फंड्स विल बी, लॉन्ग टर्म फंड जो होगा वो 3 लाख एंड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर जो होगा वो रखेंगे 1 लाख रुपीज़। अब 5 लाख के अंदर फंड्स को डिवाइड हमने कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने डेटा भी दे दिया है। सो एक बार मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख देती हूँ कि 5 लाख का जो डेटा है उसमें से 3 लाख जो है वो डेट है, 1 लाख जो है वो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड 1 लाख जो रिमेनिंग है वो है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ये हमारा रिटेन अर्निंग है। ये जो डेटा है वो रिटेन अर्निंग का है। 1 लाख फॉर रिटेन अर्निंग एंड वो वाली फॉर्मेलिटी यूज़ करते हुए सम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग आप मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ तो ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, नहीं तो क्या है स्क्रीनशॉट लेते लेते फिर आप भूल जाओगे, वापस से लेक्चर देखोगे, वापस से वही टाइम पास होने वाला है। लास्ट वाला कॉलम आ जाएगा, ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वेट वाला कॉलम, एंड यहाँ हमारी सारी मार्केट वैल्यूज़ जो भी है वो, एंड ये वाला पर्टिकुलर्स। कुछ इस वे में फॉर्मेट रेडी कर दिया होगा आई होप सो आपने। एंड यहाँ हमारी आ जाएगी टोटल, लिख देते हैं साथ में। सो पूरा फॉर्मेटिंग रेडी हो चुका है। अब फटाफट से सोर्सेज ऑफ फंड लिख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर डेटा तो हमें क्लियर ही है कि सबसे पहला तो हमारा डेट है, तो डेट लिख दो, डेट कितना था 3 लाख। फिर इसमें बोला उन्होंने प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, एंड देन लास्ट में बोला है रिटेन अर्निंग, जो भी है वो भी है 1 लाख। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा ही मैं लिख रही हूँ। अब टोटल कर दो, यहाँ टोटल होगा 5 लाख। आपको थोड़ी नॉइज़ सुनाई दे रही होगी बट पड़ोसी ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, अब मैं मना नहीं कर सकती। वेट कैसे असाइन करोगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख करो तो आंसर कितना आएगा, 0.60, 0.20, 0.20। कॉस्ट कितना है पिछले सम का, ये 9 सम में अंदर जो कॉस्ट दिया है वही लेना है।
0.08, 0.14, 0.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। तो मैं ऐसे कर ही लेती हूँ साथ में, 0.60 इंटू 0.08, 0.048, 0.20 इंटू 0.14, 0.028। सेम वे में 0.20 इंटू 0.70, 0.034 एंड अब टोटल कर लो 0.48। अगर जीटी फंक्शन यूज़ करना आ गया तो ये डायरेक्टली कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा यहाँ। इसको ही तो हम बोलते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज़ 11%। या दिस इज द आंसर। तो ये था ये सम का कैलकुलेशन। सम नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब WACC आपको फाइंड आउट करना है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है एंड यहाँ आपको जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है वो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ पे निकाला है। मतलब कि ये जो सारी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है वो बुक वैल्यू पे दी है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ आपको ये सारी सिक्योरिटीज़ को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मार्केट वैल्यू पे लाना होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे मार्केट वैल्यू वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले बाकी की ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। Now equity share includes 60,000 shares having current market value of rupees 40 per share, and the balance is net proceeds from the new issue in the current year is price, मतलब जो नए इशू कर रहे शेयर्स उसकी प्राइस होगी 40 रुपीज़। फ्लोटेशन कॉस्ट होगी जो कि 5 रुपीज़ है, बट फ्लोटेशन कॉस्ट जो न्यू इशू किया उसके ऊपर ही आएगी, ये 60,000 शेयर्स के ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी। द प्रोजेक्टेड EPS मतलब कि अर्निंग पर शेयर एंड DPS मीन्स डिविडेंड per share for the current year is ₹8 and ₹5। तो रुपीज़ डिविडेंड EPS एंड DPS का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो यहाँ ही लिख देते हैं कि EPS मेरा ₹8 है एंड DPS जो है वो ₹5 है। फ्लोटेशन कॉस्ट भी क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब F = 5। दूसरा मुझे क्या है कि P0 लिखती हूँ, P0 या फिर जो भी F, हाँ यस 40 है। P0 मैंने क्यों लिखा कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इतनी है एंड देन यहाँ तो मतलब ये हमारा इक्विटी शेयर का डेटा यहाँ हमें क्लियर हो रहा है। तो दिस डेटा इज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर। अब देख लेते हैं कि भाई दूसरा क्या दिया हुआ। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इंडिकेटेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज 12%। तो 12% प्रेफरेंस शेयर, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ ही लिख देते हैं ताकि और थियोरेटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। 12% से हमें यहाँ डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट नहीं, सॉरी डिविडेंड पे करना है शेयर से, इसलिए प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डिविडेंड मतलब प्री टैक्स मतलब टैक्स के बिफोर आपकी डिविडेंड की कॉस्ट ये है। मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पोस्ट टैक्स डिविडेंड कैलकुलेट करना है। 11% जो है वो बिफोर इंटरेस्ट है, सॉरी बिफोर टैक्स है, तो अब उसको आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स का फॉर्मूला आपको पता है। सो 11 माइनस टैक्स कितनी है, कॉर्पोरेट टैक्स 0.35 मतलब कि 35%। सो यहाँ कॉस्ट मिल जाएगी। सो कॉस्ट क्या है, ये सेम ही है जो मैंने निकाला है। कॉस्ट फिर आपकी यहाँ आ जाएगी ये 0.715। फिर हमारी आ जाएगी यहाँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी दिया है, वो भी 12% है, वो भी प्री टैक्स फिगर है, तो उसको भी आप पोस्ट टैक्स के अंदर कैलकुलेट करोगे। फिर ये 11.5% शॉर्ट टर्म है, तो उसका भी सेम कैलकुलेशन करना है। यस, तो आप लॉन्ग टर्म का ये जो कैलकुलेशन है वो यहाँ बता दोगे। लॉन्ग टर्म ही लिया है, शॉर्ट टर्म नहीं लिया है। ये क्वेश्चन के अंदर डेटा जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म नहीं लिया है, ओनली ऑन मतलब लॉन्ग टर्म ही लिया है। फिर है
कॉर्पोरेट टैक्स जो कि हमने कंसिडर कर लिया 35%। डिविडेंड टैक्स जो होगा वो हमारा जब न्यू शेयर्स हम डिविडेंड शेयर्स इश्यू करने वाले तब डिविडेंड टैक्स काम आने वाला है। सॉरी, डिविडेंड टैक्स ना प्रेफरेंस शेयर के अंदर काम आता है, क्योंकि वहाँ उसकी मार्केट वैल्यू या कॉस्ट जो भी निकालनी होगी तब हमें यूजफुल वो डेटा रहने वाला है। देन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ₹8,50,000। सो सारा का सारा यहाँ तक का डेटा क्लियर है हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपको इन सब की कॉस्ट निकालनी होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज जो कि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ वो फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, अभी देखेंगे। फटाफट सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल का देख लेते हैं। सो जो मैंने सम सॉल्व किया है मैं वही आपको बता रही हूँ। सो इक्विटी शेयर की अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, मतलब कि केई, सिंपल लैंग्वेज केई जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इज इक्वल टू, पहले तो हमें ग्रोथ फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमने जब डिविडेंड डिसीजन का जो चैप्टर देखा था उसके अंदर हमने फाइंड आउट मतलब हमने नोटिस किया था कि भाई डिविडेंड जो ईयर के स्टार्टिंग में जो पे किया जाता है और जो एंड में पे किया जाता है, तो मतलब डिविडेंड की जो भी पॉलिसी होगी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे। डिविडेंड जो भी प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट ज़रूरी थोड़ी हर साल कांस्टेंट ही रहे, तो वो चेंजेस जो आएगा उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड भी बदलता रहेगा। तो इसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ जो होगी तो वो उस ग्रोथ वाले पार्ट को भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने से पहले हमें ग्रोथ निकालनी बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्वेश्चन है कि ग्रोथ किस लिए ज़रूरी, क्योंकि हमारा इक्विटी शेयर का जो फॉर्मूला है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू D1 मतलब डिविडेंड पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय P0 मीन्स व्हाट, डिविडेंड नॉट इट इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस ग्रोथ जो भी आपकी हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो अब ग्रोथ तो हमारे पास है नहीं, तो पहले ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अब ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, ये वाला पार्ट। सो ग्रोथ का पार्ट जो है वो होगा ये वाला पार्ट, एंड ये इसके लिए जो भी डेटा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ईपीएस एंड डीपीएस हमें पता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि भाई 8 था एंड 5 था। अब क्वेश्चन मैं बार बार बता तो नहीं पाऊंगी, बट एक बार फिर और बता देती हूँ। सो क्वेश्चन के अंदर डीपीएस एंड ईपीएस हमने ये यहाँ लिख लिया है। फिर हमने यहाँ डिविडेंड टैक्स जो है वो डिविडेंड टैक्स हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए चाहिए होगा। डिविडेंड टैक्स जो है वो 0.1 है, इतना डेटा काफ़ी है, और दूसरा जो होगा वो हम उसके साथ ही देखेंगे। सो या ईपीएस एंड डीपीएस तो मैंने आपको बता दिया था। फिर 0.1 हमारा डिविडेंड टैक्स था। अब ये टैक्स यहाँ एरो करके मैं लिख देती हूँ, ये जो टैक्स है वो डिविडेंड टैक्स है, नॉट कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो जो अर्निंग्स मिलेगी वो तो आपको आफ्टर टैक्स ही तो मिलती है, तो और उसमें से क्यों आप वो कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करोगे। अब जो टैक्स आपको ऐड करना होगा वो होगा डिविडेंड टैक्स। सो इस तरीके से डिविडेंड टैक्स जो 0.1 है वो हमने वैल्यू रख दी है यहाँ। एंड अब हमारी जो इनिशियल इन्वेस्ट मतलब जो शेयर्स की बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू जो थी वही हमें यहाँ लिखनी है। यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास ये शेयर्स तो हमारे पास पहले से ही थे, तो वहाँ हो ही नहीं सकते हमारे ये फ्लोटेशन कॉस्ट वहाँ आ ही नहीं सकती है। एंड इस तरीके से आपको ग्रोथ मिल जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, एंड फिर आप ग्रोथ का परसेंटेज निकालोगे इस तरीके से, एंड ग्रोथ का परसेंटेज ये मिल जाएगा। मैं अभी यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब ये सम सॉल्व किया था तब मैंने सारे कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नाउ D1 जो कि डिविडेंड पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज़ ₹5, वो भी क्वेश्चन के दिया है। डीपीएस एंड ईपीएस का डेटा था, उसके अंदर डीपीएस ₹5 था, तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर पा रहे होगे। तो D1 या ₹5 एंड 40 यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि ये जो प्राइस है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की हमने प्राइस लेनी है, हमारी करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। तो यहाँ 40 लिया है, यहाँ हमने फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लिया है बिकॉज ये शेयर्स न्यूली इश्यूड नहीं है। प्लस हम यहाँ करेंगे ग्रोथ परसेंटेज, ये जो है, अब देखो ये परसेंटेज को भी कॉमन सेंस इतना तो यूज़ कर ही सकते हो, 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका यही आएगा 0.0625। सो इसको मैंने इस फॉर्मूले, आप क्वेश्चन के अंदर जब भी सॉल्व करो एफएम के सारे सम्स हो सके उतना डायरेक्टली परसेंटेज के अंदर आप एड अप मत करो, उसको हमेशा पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखोगे तो आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ।
फिर इस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक ही मतलब पहले वाले शेयर्स की मिल चुकी है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको एक और डेटा दिया है कि भाई जो भी इक्विटी शेयर्स है उसके साथ कुछ न्यूली इश्यूड भी और शेयर्स है। सो वो डेटा यहाँ दिया होगा 60,000। इक्विटी शेयर इंक्लूड एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग तो 60,000 जिसके ऊपर हमने 40,000 रुपीज़ की प्राइस ली थी। एंड देन बोला है कि 40 पर शेयर एंड बैलेंस नेट प्रोसीड फॉर द न्यू इक्विटी शेयर। तो यहाँ का ये मतलब मैं रब आउट कर दी थी ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो यहाँ ये वाली लाइन आप देखना, न्यू इश्यू इन द करंट ईयर्स, इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स ₹40, फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ ₹5। तो मतलब आप न्यू शेयर 40 रुपीज़ भी इश्यू करने वाले हो। एंड दूसरा इस करंट ईयर डिविडेंड विच इज़ ओके, DPS एंड EPS का डेटा तो हमें यूज़फुल नहीं है अभी, मतलब जो था वो हमने पहले कैलकुलेट कर दिया। ओके, सो मतलब न्यूली शेयर आपको इश्यू करने हैं, और अब वो शेयर्स की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला जो वर्किंग नोट 5 है ना, वो कहीं मतलब ये इसके साथ एसोसिएटेड है। मैंने सॉल्व कर लिया था, बाद में मैंने देखा कि यार मैंने ये कॉस्ट नहीं कैलकुलेट की, इसलिए मैंने ये एडिशनली लिखा है। बट जब आप सॉल्व करोगे तो आप सिस्टमेटिकली लिखना। नाउ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0, मतलब कि मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो शेयर की वो, एंड प्लस ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ तो वो हमने फाइंड आउट किया था वही। अब यहाँ हम फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड करेंगे क्योंकि ये शेयर्स जो है वो न्यूली इश्यूड है, तो यहाँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट आने ही वाली है। इस तरीके से आपको यहाँ 20.40 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने के मिल चुका है एग्जिस्टिंग शेयर का, एंड के मिल चुका है न्यू शेयर्स का। अब बात आती है हमारे दूसरे जो वर्किंग कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली, दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर की। सो वो अब हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालनी है, एंड देन हम सॉल्व करेंगे हमारा दूसरा पार्ट। अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल दे, नहीं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ओके कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर अब आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको बुक वैल्यू 8 लाख रुपीज़ दी है, एंड मार्केट वैल्यू जो इसकी है वो है 8,50,000। यहाँ ये डेटा दिया हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एंड इसके ऊपर जो टैक्स है वो भी आपको पता ही है, 10% टैक्स। देन डिविडेंड टैक्स है वो, एंड और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब फटाफट से उसके आ जाता है। सो या फटाफट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एंड अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू KP, मतलब इज इक्वल टू D1, मतलब डिविडेंड पेएबल 1 प्लस डिविडेंड टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये फॉर्मूला है, एंड ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले सिखाया था, तो उसके अकॉर्डिंगली सेम स्टेप्स है, कुछ नया कुछ देखने नहीं मिल रहा है। अब 96,000 का ये क्वेश्चन आया होगा कि 96,000 डिविडेंड कैसे आया होगा। तो देखो हमारी बुक वैल्यू जो थी वो 8 लाख 8 लाख प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू थी, उसके ऊपर अगर आप 12% कैलकुलेट करोगे डिविडेंड, तो यू विल गेट योर आंसर एज 96,000। तो ये यहाँ डिविडेंड मिल चुका है, मुझे पूरे शेयर्स के ऊपर यहाँ डिविडेंड कैलकुलेट करना है। देन 1 प्लस 0.1, मतलब कि 10% हमारा डिविडेंड टैक्स था, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट के अंदर 0.1। एंड देन मार्केट प्राइस जो थी वो तो 8,50,000 थी, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस शेयर की भी कॉस्ट मिल चुकी है। सो हमारे 3 सोर्सेस ऑफ फंड यहाँ ख़त्म होते हैं। तो हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन का ये याद रखना, बैंक लोन जो है वो हम लॉन्ग रन का ही ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा यहाँ, मतलब कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। सो या डिविडेंड ओके, शॉर्ट टर्म हम कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस लॉन्ग रन में ही रहने वाला है। तो लॉन्ग टर्म क्या जो है वो 12% है, और यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स हमें कैलकुलेट करना होगा, दोनों पोस्ट टैक्स फिगर्स है। तो डिबेंचर्स का 11%, सॉरी प्री टैक्स फिगर्स है, डिबेंचर का 11% है प्री टैक्स, एंड बैंक इंटरेस्ट मतलब बैंक लोन का 12% है। कॉर्पोरेट टैक्स 35% कंसिडर करके आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आंसर के ऊपर।
सो डिबेंचर्स के ऊपर आप 11 मतलब ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसका फॉर्मूला ये है कि इंटरेस्ट 1 प्री टैक्स है तो पोस्ट टैक्स करेंगे उसको, तो 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट 0.11 था और 11% की उसकी कॉस्ट थी, उसमें से 1 माइनस 0.35, तो आंसर ये आ जाएगा। तो डिवेंचर्स की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। सेम वे बैंक लोन की आ जाएगी। तो अब हमें सारा का सारा कॉस्ट का जो डेटा है वो यहाँ क्लियर हो चुका है। तो कॉस्ट का ये सारा डेटा है वो क्लियर हो चुका है। ये 5 सोर्सेस ऑफ फंड, यहाँ ही ये क्वेश्चन का मेन जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब तो सिर्फ आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालनी है। अब यहाँ जो फॉर्मेट मैंने पहले बताई थी मैं वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट ही फॉलो करवा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। बुक की फॉर्मेट है, आपको मतलब ठीक लगे तो आप कर सकते हो, बट प्रेफरेबल फॉर्मेट यही है। एंड नॉर्मली अगर आप CA लेवल के जो भी सम्स देखोगे उसके अंदर यही फॉर्मेट है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस फॉर्मेट के साथ ही जाओ ताकि कोई एरर्स के चांसेस ही ना आए। सिंपल अब हम मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स ले लेते हैं। तो 24,000 कैसे आया वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो देखो 60,000 शेयर्स जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स है। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि ये तो डेटा जो है ये तो 1 लाख शेयर्स दिए है, या यहाँ ये डेटा है 1 लाख शेयर, बट ये 1 लाख शेयर जो इंक्लूड करते हैं 60,000 एग्जिस्टिंग के एंड 40,000 जो हो गए न्यूली इश्यूड शेयर्स। सो 60,000 के अगर मार्केट वैल्यू निकाले 60,000 शेयर्स की 40 रुपीज़ से तो 2 लाख 24 लाख आया। सो वही हमने 24 लाख यहाँ लगा मतलब यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। $24,000। फिर ये 14 लाख कैसे आया? सो न्यूली ओके न्यूली इश्यूड शेयर जो होगा वो, अब न्यूली इश्यूड शेयर कितने हैं तो न्यू इशू इन द करंट ईयर ओके फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी है। सो इसका कैलकुलेशन भी देख। सो यहाँ ये 40,000 जो है वो हमारे न्यूली इश्यूड शेयर है, उसकी हमें मार्केट प्राइस तो यहाँ उसकी भी 40 रहने वाली है, बट यहाँ आपको फ्लोटेशन कॉस्ट न्यूली इशूड की 40 यहाँ दिया बट फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंसीडर करना है। मतलब कि अब आपकी जो ये न्यूली इश्यूड शेयर्स है फॉर न्यूली इश्यूड शेयर्स इश्यूड शेयर्स उसकी मार्केट प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो शेयर्स है वो 40,000 इक्विटी शेयर्स है जो कि न्यूली इश्यूड है, उसके अंदर इनटू मार्केट प्राइस जो 40 रुपीज़ जो है उसमें से आप फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज़ लेस करोगे तो आंसर मिलेगा यहाँ 14,000। ये भी आप वर्किंग नोट का पार्ट बना सकते हो इफ़ यू वांट कि मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, एंड यहाँ आप ऐसे और एक नोट में लिख सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स में से 60,000 शेयर्स थे, उसको करो मल्टीप्लाई 40 रुपीज़ से, क्योंकि ये शेयर्स एग्जिस्टिंग है तो इसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं आएगा। 24 लाख रुपीज़। सो यहाँ मार्केट दो सिक्योरिटीज़ की तो मार्केट वैल्यू आपको पता चल चुकी है। प्रेफरेंस शेयर की तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। 50,000 जो डिवेंचर्स है उसकी देख लेते क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या डेटा दिया हुआ है। डिवेंचर्स की मार्केट प्राइस हमें कुछ और डेटा नहीं दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ अजम्पशंस नहीं लेंगे, जो बुक वैल्यू है हम उसको ही मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। एंड देन लॉन्ग टर्म बैंक लोन ही कंसिडर करना है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, विच इज़ आपको दिया है 18 लाख रुपीज़। सो उसका भी 18 लाख जो फिगर्स है वही उसके अकॉर्डिंगली दिया है। अब आप यहाँ अगर चाहो तो लिख सकते हो एज अ नोट do not consider short term, sorry long term, not it is not long term, it's short term
शॉर्ट टर्म बैंक लोन इन कैपिटल स्ट्रक्चर for the purpose of calculation of WACC मतलब कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेट असाइन करना है, सेम मेथड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पहले भी हमने वेट असाइन किए थे, तो अब कोई नया मैं बताने नहीं वाली हूँ। थोड़ा बहुत आप समझ जाना वेट कैसे कैलकुलेट किया है, ये कैसी फिगर आई है, ये मेरे इस तरीके से मैंने ये टोटल किया है सारी सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइस का। सो 24 लाख जो है मेरा किसका, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का, उसका टोटल इक्विटी कैपिटल के अंदर कितना प्रोपोर्शन है, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा आपको 0.209। इसके अकॉर्डिंगली ये कैसे आया, 14 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 14,50,000, तो ये आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है, आगे का आप खुद देख लेना। कॉस्ट कैसे आई वो तो हमने यहाँ सारी कॉस्ट फाइंड आउट की थी, तो इक्विटी की यहाँ हो गई, फिर सेकंड इक्विटी की हमने यहाँ निकाली थी, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की भी यहाँ ये तो ये हो गई है, फिर ये वाला डिवेंचर्स, फिर ये आया बैंक लोन। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है फिगर्स को। कौन कौन से फिगर्स को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड इक्वल टू कर दो, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, टोटल करोगे आंसर ये आएगा। अब मैं जब कैलकुलेशन करती हूँ इन सब का, तो ट्रिक ये होती है कि एग्जामिनेशन के अंदर टाइम सेविंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जीटी फंक्शन का यूज़ आप जितना अच्छे से करना सीख जाओगे इतना बेनिफिशियल रहेगा। या ये मल्टीप्लाई इक्वल टू जीटी फंक्शन जो होगा आपका कैलकुलेटर के अंदर, तो जीटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप a इंटू बी और इक्वल टू करते हो तो यहाँ जो टोटल आएगा वो, ऐसे आप समझो c इंटू डी, दो फिगर्स थी, ओनली 2 फिगर्स, कोई भी फिगर्स इक्वल टू करके इन सब का अगर आपको सम ऑफ चाहिए होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ a इंटू बी इक्वल टू प्रेस किया, फिर c इंटू डी इक्वल टू प्रेस किया बिना क्लियर किए, d इंटू ई इक्वल टू प्रेस किया, फिर f इंटू मतलब ये जो भी है मैंने क्या लिखा यहाँ समझो z लिख दिया, इंटू इक्वल टू मतलब ऐसे प्रेस किया। अब आपको gt प्रेस करोगे तो डायरेक्टली इन सारे वैल्यूज़ का सम अप होकर आ जाएगा, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। स्पेसिफिकली ये सारा कैलकुलेट, ये सारा इंडिविजुअली यहाँ सम अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपके सारे कंसेप्ट एक साथ टेस्ट हो जाएंगे, तो बिफोर एग्जामिनेशन एक बार ये चेक कर लेना तो ठीक रहेगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये तो आपको पता ही है फाइनल आंसर मैंने कैसे लिखा, ये पॉइंट में था, इसको 100 से कन्वर्ट किया तो ये इतना पॉइंट आ गया। बुक में जो आंसर है वो है 11.72 एंड हमारा आंसर जो आया है वो जस्ट थोड़ा सा डिफरेंसेस राउंड ऑफ का, और इतना तो चलता है एग्जामिनेशन के अंदर भी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इजी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसमें। तो इस मतलब अब अभी हमने जो किया था उससे भी ज़्यादा सिंपल सम जो है वो ये वाला है, बट येस आपको यहाँ वो फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए तो ये क्वेश्चन इजी बन पाएगा। इक्विटी कैपिटल जो है 15 करोड़ है, अब यहाँ रुपीज़ इन करोड़ है, वो हमेशा ध्यान में रखना, 15 रुपीज़ इन करोड़, ओके। एंड देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 करोड़, रिटेन अर्निंग जो 20 करोड़, डिवेंचर्स 10 करोड़, टर्म लोन 12.5 करोड़। नाउ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पर इज रुपीज़ 3.60। द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 7%, मतलब ग्रोथ दे दी आपको डिविडेंड के अंदर डायरेक्टली। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज ₹40। प्रेफरेंस स्टॉक redeemable after 10 years are selling at ₹80 per dividend. Now income tax rate for company is 40%. ओके, नाउ कैलकुलेट द वेटेड एवरेज बुक। एक आपको बुक वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको मार्केट वैल्यू पे। सो क्वेश्चन के अंदर कुछ यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है,
तो मैंने सॉल्व किया था तब मेरा आंसर नहीं आया था, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हमें एडिशन इन्फॉर्मेशन खुद से अज्यूम करनी होगी। तो अज्यूम करने से आप क्वेश्चन में ही थोड़ा करेक्शन कर दो ताकि आंसर जो होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू बुक आएगा। अब देखो यहाँ आपको रिटेन अर्निंग्स दी है एंड डिबेंचर्स जो दिए है उसका पीरियड नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिबेंचर्स का पीरियड जो है वो 6 ईयर्स है। सो रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स, आप ये समझ जाना रिडम्पशन पीरियड। बुक के अंदर भी अभी चेंजेस करने ना, बाद में स्क्रीनशॉट लोगे एंड देन फिर वो स्क्रीनशॉट ही रहेगा फ़ोन में। बुक के अंदर फटाफट चेंजेस कर लेना। एंड दूसरा यहाँ आपको मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं दी है, विच इज़ ₹75 पर शेयर आया। सो यहाँ इतने ही सारे करेक्शंस थे जो मैंडेटरी थे। एंड अब आते हैं फटाफट बुक वैल्यू प्रपोर्शन के ऊपर। जो सब मैंने सॉल्व किया मैं आपको वही प्रेजेंट कर रही हूँ। सो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका मेन आंसर ना एग्जामिनेशन के अंदर इतना पार्ट रहने वाला है। अब उसके ये पार्ट को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है एंड नीचे आपको वर्किंग नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अब नीचे बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग नोट्स नॉर्मली फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अच्छे नहीं लगते हैं, सो हमेशा ट्राई करो कि वर्किंग नोट्स आप मेन सोल्यूशन के पीछे ही लिखो। इक्विटी सोर्सेज ऑफ फंड, ओके। सो सबसे पहले तो ये 15 करोड़, 1 करोड़, 20 करोड़, ये सारे जो बुक वैल्यूज़ हो गए। सो इस तरीके से ये 1 करोड़, 15 करोड़ एंड ये सारा लिख दिया है डेटा। एंड यहाँ जो है ये टोटल ले लिया है मैंने, टोटल आया। अब वेट असाइन करना है, तो वेट असाइन प्रोसेस अब बार बार मैं रिपीट क्या करूँ, चलो एक बता ही देती हूँ। 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 58 करोड़ एंड 50 लाख करो, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से बाकी की कैलकुलेट कर लिए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आप खुद सॉल्व करो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप यहाँ देख सकते हो रेफरेंस मैंने दिया वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग 3, 4, 5 एंड बाद में WACC, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे वो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो इक्विटी का ये फॉर्मूला तो बहुत अब कॉमन हो चुका है, कोई नया फॉर्मूला है नहीं, ये वाला फॉर्मूला। एंड डिविडेंड पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय जो भी प्राइस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी शेयर की प्राइस है वो लेंगे। सो डिविडेंड कितना है क्वेश्चन के अंदर, डिविडेंड दिया तो होगा, यस, डिविडेंड पर शेयर 3.60 है। एंड यहाँ आपको मार्केट प्राइस भी 40 दी है। ग्रोथ परसेंटेज भी होगा कोई ना कोई, 7% ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला का ये सारा कैलकुलेशन करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल चुका है। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको प्रेफरेंस शेयर जो है वो उसका भी मैच्योरिटी पीरियड तो दिया होगा ना, उनको क्वेश्चन निकालते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स उनका 10 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है। एंड दूसरा रिडम्पशन वैल्यू कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो रिडम्पशन वैल्यू कुछ अज्यूम नहीं करते हैं। और मार्केट प्राइस जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इसको ही हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो इतने पे इशू हुए, 75 रुपीज़ के वो इशू हुए थे। एंड यस, सो नेट प्रोसीड कंपनी के पास इतनी आई थी। एंड दूसरा क्या है, 12% है, तो ₹100 के ऊपर 12% आप डिविडेंड कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, 12 रुपीज़ आया। 100 के ऊपर 12%, 12 रुपीज़। सो इतना सारा डेटा के साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये रिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा, DP मीन्स की डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर प्लस रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एंड, मतलब कि कितने सालों तक वो मैच्योर होने वाला है, डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि यहाँ एवरेज लेनी है। तो ये सारा डेटा मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया था कि डिविडेंड जो है वो अब 12 जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, 11 रुपीज़ जो है उसकी रिडम्पशन वैल्यू की फेस 100 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है उसको ही हम रिडम्पशन वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। 75 जो है वो कितनी उसकी प्राइस मिली थी जब इश्यू किए थे, तब कंपनी के पास नेट प्रोसीड आई, वो 10 ईयर्स की उसकी मैच्योरिटी पीरियड है। उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों का अब एवरेज ले लो,
तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दोगे। अब कॉस्ट ऑफ डेट का डेटा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। डेट का ओके, डिबेंचर्स का रिडम्पशन पीरियड नहीं दिया तो मैंने करेक्शन कराया, तो क्वेश्चन आप भी कर लेना। एंड देन यहाँ 11.5 है तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो अगर 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹11.5। यस, इंटरेस्ट मिल चुका है। रिडम्पशन वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है, सो 100 अज्यूम करते हैं। एंड कितने पे इशू हुए डिबेंचर सेलिंग, मतलब इशू हुए वो 80 रुपीज़ में। सेलिंग मतलब क्या, हम इन्वेस्टर को सेल कर रहे हैं, मतलब कंपनी का इशू ही हुआ वो, तो ₹80 के ऊपर हो रहा है। सो सेम और जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन किया था उसी तरीके से डिबेंचर्स का भी कैलकुलेशन होगा, बट यहाँ फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला अलग कहाँ होगा, जस्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पता चलेगा, यहाँ सिर्फ डिविडेंड इतना ही है, अकेला ही डिविडेंड है, बट यहाँ आपको इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड मिलता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इतना ही चेंजेस है, बाकी सब तो सेम ही सेम है। रिडम्पशन प्राइस इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट किया था, 4% का टैक्स है, 40% का टैक्स है। एंड देन फेस वैल्यू को अज्यूम कर रहे, रिडम्पशन वैल्यू 80 रुपीज़ आप माइनस करोगे, नेट प्रोसीड 6 ईयर की मेच्योरिटी है। एंड देन डेट एवरेज करके यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ डेट भी मिल जाता है। एंड लास्ट में आएगा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का भी आपको 11% दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। यस, 11% का रेट डेटा है, बट ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये प्री टैक्स है, तो इसको पोस्ट टैक्स के अंदर कन्वर्ट कर लो। कैसे, 1 माइनस टैक्स, कैसे हुआ ये, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। एंड देन लास्ट में ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपकी रिटेन अर्निंग्स जो होती है वो ऐसी अर्निंग्स होती है, तो मतलब रिटेन अर्निंग्स की जो कॉस्ट होगी वो सेम और सेम इक्विटी की रहने वाली है। वाई, बिकॉज रिटेन अर्निंग एक इक्विटी का एक हिस्सा ही समझो। इक्विटी फंड के अंदर रिटेन अर्निंग का भी एक मतलब वो एक ऐसा पार्ट ही होगा, तो जो इक्विटी की कॉस्ट होगी वही रिटेन अर्निंग की कॉस्ट रहने वाली है। हेंस इट इज मतलब इस तरीके से मैंने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू KR, मतलब कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू 0.6। यहाँ हमें सारे सोर्सेज ऑफ फंड के कॉस्ट मिल चुके हैं, तो इसके साथ ये यहाँ का ये सारा डेटा क्लियर होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो एंड सम ऑफ कर देना, आंसर मिल जाएगा। सो इसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। ये 2 सम्स बहुत बड़े सम्स, मतलब समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ऑब्वियसली 15 to 17 मिनट लगे एक सम को। तो ये दोनों सम्स सारे टेस्ट सारे के सारे जो भी थे कंसेप्ट उनको टेस्ट करवा रहे थे, तो इसके लिए मैंने सेपरेटली सेशन रखा है ये। एंड बाकी का सारा जो भी मैंने आपको कराया है सम्स, वो आप बाकी के वीडियोज़ के अंदर देख सकते हो। सो या विद दिस एंडिंग दिस चैप्टर, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर देना। मैंने ग्रुप की लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो इसके अकॉर्डिंगली टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। एंड ये सारे अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं वहाँ पोस्ट कर देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।